और साथ ही साथ हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। चला जाता हूँ किसी की धुन में, धड़कते दिल के तराने लिए। जब से मैं एआई समिट में आया हूँ यही गाना गुनगुना रहा हूँ। मैं खुद को बहुत दूर करने की कोशिश कर रहा हूँ कि मैं एआई समिट में जाऊँ ना जाऊँ, लेकिन ये मुझे खींच ही लेता है। टेक का प्रेम, एआई मुझे बुलाता है। और अब तो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कह दिया है कि अगर एआई को सही दिशा मिल जाती है तो वो समाधान हो जाता है, हालांकि अगर वो दिशाहीन होता है तो वो हर्डल होता है। यानी अब हमें डिसाइड करना है कि कैसे उसको सही दिशा देनी है। और साथ ही साथ हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एआई को मानव विजन से भी जोड़ दिया है। मानव विजन, चलिए आपको बता देते हैं कि मानव विजन की जो फुल फॉर्म उन्होंने बताई है क्या है। एम का मतलब है नैतिक और एथिकल सिस्टम, ए का मतलब है जवाबदेह शासन, एन का मतलब है राष्ट्रीय संप्रभुता और ए का मतलब है सुलभ और समावेशी, वी का मतलब आता है वैध और जायज़। यानी कि आप समझ लीजिए कि अगर ये सब एक साथ मिल जाए और भारत में एआई और मानव एक साथ मिलकर काम करेंगे तो क्या होगा। पूरी दुनिया की कायाकल्प होगी और ग्लोबल लीड कर रहा है भारत इस समय एआई में भी। और उसी का ये सबूत है कि आज यहाँ पर दुनिया भर के लीडर्स, सीईओज़ सब के सब मौजूद हैं। तो चलिए एक बार फिर से चलते हैं, थोड़ा कुछ काम करेंगे, थोड़ी मौज मस्ती करेंगे और लिए चलते हैं आपको फिर से टेक की दुनिया में। वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ एआई। एक बार फिर हम हाजिर हैं एआई समिट में और एक से बढ़कर एक चीज़ हमें देखने को मिलती है। हमने बात की थी कि भाई कंप्यूटर्स में एआई हमारे जो है इंटेलिजेंट इसलिए है क्योंकि वो दिमाग डालता है और इसका हमें जीता जागता उदाहरण हमें मिल चुका है। ये एक मशीन ऐसी है जो खुद डिसाइड करेगी कौन सी चीज़ वो आपको वो पहले देनी है, क्या देना है, कैसे देना है और किस इंस्ट्रूमेंट के थ्रू देना है। जैसे कि अगर हम बात करें कि यहाँ अगर मैं टाइप करता हूँ, मेरे पास स्क्रीन है, कैन यू गिव मी an oil filter and an Allen key set। और जैसे ही मैं इसको ओके करता हूँ ये रेस्पॉन्स देगा। फिर उसके बाद जैसे ही परफॉर्म करने से पहले I'll hand you one oil filter from bin 3 and the Allen key set from bin 2 directly. Both will be given to you using the appropriate tool. अब ये डिसाइड करेगा इसके पास जो पहले अवेलेबल होगा अपनी अवेलेबिलिटी के हिसाब से। लेकिन इसमें हम ये भी कर सकते हैं कि हमारी प्रायोरिटी के हिसाब से भी हम इसको बोल सकते हैं कि हमें ये पहले चाहिए तो ये वही देगा। लेकिन अभी ये अपने हिसाब से अपने अकॉर्डिंग वो चूज़ करेगा जो इसके लिए प्रेफरेबल है। अब इसमें आप देख सकते हैं किस तरह से ये अपने आप डिसाइड कर रहा है कि पहले ये इसने एलन की सेट दिया मुझे, जबकि मैंने इसको फीड किया था कि मेरे को पहले ऑयल फ़िल्टर मैंने लिखा था और एलन की बाद में लिखा था। लेकिन इसने खुद से डिसाइड कर लिया कि पहले मेरे पास जो सूटेबल होगा मैं उसको एलन की दूंगा पहले, फिर ऑयल फ़िल्टर। लेकिन इसको हम चेंज कर सकते हैं, हम अपनी प्रेफरेंस बता सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग भी ये दे सकता है। अभी ये खुद से डिसाइड कर रहा है। तो मतलब एआई में दिमाग आ चुका है और एआई इसीलिए कमाल है। देखिए अपनी इनिशियल पोजीशन पे ये वापस आ चुका है। लेकिन एआई को इसीलिए तो बोलते हैं फ्यूचर, एआई इज़ द फ्यूचर। देखिए अब आपको क्या लगता है कि अगर हम ऑथेंटिकेटिंग लेबल अगर हम लगाते हैं, लेबल हमने लगा दिया तो उससे कुछ और ज़्यादा ट्रस्ट डेवलप होगा? क्योंकि हमारे पीएम मोदी ने तो बोल दिया है कि हाँ ट्रस्ट डेवलप होगा, और अगर इंसान और रोबोट साथ मिलकर चलें तो क्या ही कमाल हो जाएगा। नहीं देखिए, उद्योग में हम काम करते हैं तो हम अपने प्रोडक्ट और अपने सर्विसेज की जिम्मेदारी लेती है, और उद्योग से जब काम होता है तो ये हमारा आवश्यकता होता है, जो हमारे कस्टमर्स होते हैं उनके प्रति हम जिम्मेदार होते हैं। तो बट अभी जो सिस्टम है जहाँ पे जल्दी में बनाने की जो होड़ है
उस क्रम में कुछ गलतियां हो जाती है, जिसके कारण से वो इसमें दो चीज़ जिम्मेदार है। एक उनकी समझ, और कहीं ना कहीं उनके पास वो व्यवस्था नहीं है जिनको वो ज्ञान मिल सके कि अगर मैं यूज़ कर रहा हूँ इस चीज़ को तो इसके लिए जो लाइसेंस है, इसकी क्या टर्म एंड कंडीशन है, वो मुझे पढ़ना चाहिए। तो हमें दोनों तरफ का संभावना है कि हमें जो टेक्नोलॉजी को यूज़ करके कुछ बना रहे हैं, उन्हें भी ये समझना चाहिए कि जिनके चीज़ों को यूज़ करके हम इस्तेमाल कर रहे हैं, उनको हम पूरा उसका क्रेडिट दें। साथ ही साथ हमें ऐसे हमारी बहुत तमाम सरकारी तंत्र हैं जो इस दिशा में प्रयास कर रहे हैं, हम उनसे जुड़ें और जुड़कर हम इस दिशा में सकारात्मक कार्य कर सकते हैं। अच्छा सर, एक क्वेश्चन मेरा स्टूडेंट्स के लिए है कि उनकी तरफ से कि आज जो हम देख रहे हैं एआई वर्ल्ड में, तो क्या जैसे मैं बेसिकली एक टेक्निकल बैकग्राउंड से हूँ, लेकिन अगर आगे जो आ रहे हैं, जो 12th पास आउट हैं, जो अपना इसमें फ्यूचर बनाना चाहते हैं, तो क्या उनको कोडिंग लैंग्वेज वाली इंजीनियरिंग जो हम बोलते हैं आईटी इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग करनी चाहिए, या प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग? आप किसको तवज्जो ज़्यादा देंगे, क्योंकि कोडिंग का क्या इतना अभी महत्व रह गया है? नहीं, देखिए, वाकई ऐसा हम बिल्कुल नहीं कह सकते हैं कि कोडिंग का कोई महत्व नहीं है, क्योंकि कंप्यूटर या कोई भी तरह की सिस्टम जो चलती है वो किसी कोड से ही चलती है। जैसा कि आपने इस सिस्टम को देखा होगा, इसने अपने एक भाषा में, अपनी बोलचाल की भाषा में आपने कमांड दिया, इसने उसे समझा और एग्जीक्यूट किया, बट अंदर में एक कोड ही चल रहा है। तो ये तय करना होगा यूज़र बनना है या डेवलपर बनना है। मेरा यही सवाल है कि जो आने वाले स्टूडेंट्स हैं वो किस चीज़ को ज़्यादा प्रेफर करें, क्योंकि कोडिंग को प्रेफर करें या प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग को प्रेफर करें? दोनों आवश्यक है। अगर आप कोडिंग पता है आपको, तभी आप उसके अनुरूप प्रॉम्प्ट की संरचना तैयार कर सकते हैं। तो आपको, अगर आप उसके अंदर की सारी सिस्टम्स को अच्छे समझते हैं और उसके अंदर की कोड्स को समझते हैं, तब आप उसमें अच्छी तरह की प्रॉम्प्ट को बना सकते हैं और प्रॉम्प्ट बनाने की तरीक़ों पे भी काम कर सकते हैं। तो ये कहना गलत होगा कि कोडिंग आज के समय में बिल्कुल ही ऑब्सोलीट है और हमें सिर्फ और सिर्फ प्रॉम्प्टिंग और प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग पे फोकस करना चाहिए, क्योंकि उस केस में अगर आप फंडामेंटल्स को नहीं समझेंगे तो उसके ऊपर में जो आप तकनीक का निर्माण करेंगे उसमें आपकी पकड़ ढीली होगी। तो मतलब इनका कहना साफ है कि अगर आपको एआई में अगर कुछ भी फ्लॉज आता है तो आपको बैक टू बेसिक्स आना पड़ेगा, आपको कोडिंग से ही जाना पड़ेगा। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग हो और या कोडिंग वाला हो, दोनों अपनी अपनी जगह अच्छा है, लेकिन अगर आपको फ्लॉज ढूंढने हैं तो आपको वो बेसिक भी पता होना चाहिए। और इनका कहना साफ है कि एआई से दोस्ती कीजिए और मज़े कीजिए और साथ में मिलकर आगे बढ़ेंगे। तो चलिए टेक की दुनिया में आगे बढ़ते हैं। चलिए अब टेक की दुनिया में आगे बढ़ते हैं और टेक ने क्या चमत्कार किया हेल्थ सेक्टर में, वो भी जान लेते हैं। और सबसे पहले हमारे साथ टीबी को लेकर के जो हमें परेशानियां देखने को मिलती हैं उसके बारे में जानते हैं। इन्होंने एक सॉल्यूशन बनाया है जिस पर इस स्टॉल पर आपने भी देखा होगा, पहले ही दिन पीएम मोदी आए थे और इस स्टॉल को अवार्ड भी मिला था। अवार्ड कहाँ किन को मिला था वो भी हम आपको बताएंगे, लेकिन पहले स्टार्टिंग करते हैं टीबी का लेकर के। पहले आप अपना नाम बताएं। मैं डॉक्टर अपर्णा हूँ और मैं वाधवानी में टीबी के सॉल्यूशंस और मैटरनल चाइल्ड हेल्थ के सॉल्यूशंस को देखती हूँ। आपने जो ये सॉल्यूशन बनाया है इसके बारे में थोड़ा सा हमारी जो ऑडियंस है वो थोड़ा इजी लैंग्वेज में समझाइए, जो हम आम भाषा में समझ सकें। तो जो सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, जो एआई टूल की बात कर रहे हैं हम, उसका नाम है कॉफ अगेंस्ट टीबी। तो सॉल्यूशन में क्या है कि वो किसी भी इंसान के खांसने की आवाज़ लेके और साथ ही साथ जो भी उनको दिक्कतें महसूस हो रही है और कितने दिनों से हो रही हैं, उसको बस एंटर करने के बाद हमें बताता है कि कौन सा इंसान संभावित है ट्यूबरक्लोसिस के लिए या नहीं। पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस जैसे फेफड़े की ट्यूबरक्लोसिस के लिए संभावित है या नहीं। तो ये एक स्क्रीनिंग टूल है जिसको हम घर घर जाके स्क्रीन कर सकते हैं लोगों को। अच्छा, मतलब ये आपको बताएगा कि आप उस सिम्टम्स के अकॉर्डिंग आपको हो सकता है या आप उस कंडीशन पे है कि नहीं होने वाला है, उससे पहले ही आपको अलर्ट कर देगा। हाँ, तो आप थोड़ा सा प्रोसेस करके बता सकते हैं कि मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा थोड़ा जूम कर दें, इस पर थोड़ा प्रोसेस दिखाएंगे। तो ये एक मोबाइल एप्लीकेशन है जो कि जो फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, जैसे कि हमारे CHOs हैं, आशा हैं, वो इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये इस ऐसा मोबाइल एप्लीकेशन दिखेगा और इस मोबाइल एप्लीकेशन में
ये पहले तो कंसेंट लेगा और उसके बाद एक जनरल इन्फॉर्मेशन जो है जिनकी भी स्क्रीनिंग हो रही है उनके डिटेल्स लेंगे। डिटेल्स लेने के बाद उनकी आगे की इन्फॉर्मेशन लेगा, जैसे कि उनका एड्रेस क्या है, हाइट क्या है, वेट क्या है, और फिर उनको क्या क्या दिक्कतें हो रही हैं उसके बारे में। तो हमने ये सोल्यूशन इंग्लिश और हिंदी 2 भाषाओं में बना रखा है, जिससे वो पता उनको फ्रंटलाइन वर्कर्स को आसानी हो इसका इस्तेमाल करने में। साथ ही साथ इमेजेस हैं जो यूज़ किए हैं, जैसे कि उनके लिए आसानी हो कि जिसकी भी जांच कर रहे हैं उनको हम बता सकें कि हम उनसे क्या पूछ रहे हैं। तो मतलब आप ये कह सकते हैं कि ऊपर से नीचे तक सब कवर हो जाएंगे इसमें, चाहे आपको हिंदी आती हो, इंग्लिश आती हो, और शायद आप आगे प्लान भी कर रहे हो मल्टीलिंगुअल लाने में। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जैसे आपने बताया कि आपको इसमें बहुत सारी डेटा भरना पड़ेगा। बहुत सारे लोग नहीं भर पाते हैं, थोड़ा सा प्रॉब्लम आती है। जैसे अगर बात करें तो फार्मर्स ज़्यादातर नहीं कर पाते हैं, तो उनके लिए क्या सॉल्यूशन? तो ये एक्चुअली बना है जो कि हेल्थ केयर वर्कर्स है, जो कि फील्ड में घर घर जाके, जैसे आशा वर्कर्स है, ये उन लोगों के लिए बना है। तो जिससे वो उनके लिए आसानी, वो पेन और पेंसिल से लिख के और वो रजिस्टर पे लिखते हैं, तो उनके लिए एक मोबाइल में एप्लीकेशन है जिसमें उनके पास सारी जानकारी रहेगी जितने लोगों उन्होंने स्क्रीन किया है। एज एन इंडिविजुअल यूज़ नहीं कर सकते? नहीं, अभी नहीं है। अच्छा, कोई बात नहीं। लेकिन ये अच्छी पहल है, क्योंकि ट्यूबरकुलोसिस हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं कितना सीरियस मैटर होता है। इसको शायद अभी ये कहना ये होगा कि अगर कोई बीमारी है जिसका इलाज हम ठीक से नहीं ढूंढ पाएँ तो वो यही है। तो बाकी चीज़ें हम लोग धीरे धीरे क्योर करने में काफ़ी हद तक कर पा रहे हैं, लेकिन ये एक ऐसी बीमारी है जिसको अगर आप समय रहते नहीं कंट्रोल करेंगे तो शायद लॉन्ग टर्म में भी सही ना हो पाए। चलिए अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। दूसरा हमारे पास है यहाँ पर शिशु मापन। अब जिस पे आपने पीएम मोदी की भी तस्वीरें देखी होंगी, खूब वायरल हुआ था, और किस तरीके से क्या काम करता है अब बिल्कुल एकदम सीधी देसी भाषा में समझा देंगी, तो तैयार हो जाइए। ओके, तो शिशु मापन जैसे कि नाम है, ये जो नवजात शिशु होते हैं 0 से 42 दिन तक जब पैदा होने के बाद उनका हर 7 दिन पे आशा दीदी को उनका मेजरमेंट लेना होता है, उनका वेट चेक करना होता है, उनकी हाइट चेक करनी होती है और बाकी चीज़ें जानकारी करनी होती है, जिससे पता चल सके कि बच्ची की ग्रोथ ढंग से हो रही है या नहीं हो रही है। इसके लिए आशा दीदी जब घर जाती हैं लोगों के, तो वो वेइंग बैलेंस, मेजरिंग टेप या स्केल लेके जाते हैं, जो कि बहुत डिफ़िकल्ट होता है जाना फील्ड में। तो इसीलिए हमने एक मोबाइल एप्लीकेशन बनाया है जिसके थ्रू आशा दीदी एक 30 सेकंड का वीडियो लेंगी। वीडियो लेते ही वो उनको तुरंत पता चल जाएगा कि बच्चे का वेट कितना है, उनकी हाइट कितनी है, और उनको और भी जितने भी पैरामीटर्स उनको लेने होते हैं उसके बारे में पता चल जाएगा। और तुरंत ही वो रिकॉर्ड होके जो स्टेट का जो पोर्टल है उसमें पता चल जाएगा। तो विदिन 30 सेकेंड, विदिन 1 to 2 मिनट्स वो पूरी डिटेल्स आ जाएगी, और साथ ही साथ आशा दीदी को टाइम मिल जाएगा कि बच्चे की और चीज़ों के बारे में वो माँ बाप को बता सकें। तो मतलब थोड़ा सा डेमोन्स्ट्रेशन आप बता सकें तो, क्योंकि हमारा क्या है, हम भारतीय ज़्यादातर डेमोन्स्ट्रेशन से ज़्यादा अच्छे से समझते हैं। हम चाहे कितना ही बोल रहे हैं, अगर आप दिखा देते हैं तो एकदम से माइंड में क्लिक कर जाता है कि ये होने वाला है। तो दिखा दीजिए ज़रा। तो ये एक मोबाइल एप्लीकेशन है। ये मोबाइल एप्लीकेशन हिंदी में बना है जिससे आशा दीदी के लिए आसान हो इस्तेमाल करना। आप ये एप्लीकेशन देख सकते हैं, शिशु मापन नाम से ही है, और पूरा हिंदी में है, आपको भी समझ में आ सकता है और अपने अकॉर्डिंग आप चेंज भी कर सकते हैं। तो इसमें रजिस्ट्रेशन करे पे आशा दीदी क्लिक करेंगी। बच्चे का वीडियो लेने से पहले हम सहमति लेते हैं माता पिता की कि उनका वीडियो ले सके या नहीं। एक बार वो सहमति दे देते हैं, उसके बाद हम बेसिक इन्फॉर्मेशन डालते हैं, जैसे कि बच्चे का नाम क्या है, उसकी माँ का नाम क्या है, जन्म की तारीख क्या है और जेंडर क्या है। जेंडर के बाद जन्म के समय उसका क्या वज़न था वो लेते हैं। एक बार ये एंट्री कर दी, उसके बाद आशा दीदी उसका वीडियो ले सकती है। वीडियो लेने से पहले जानकारी देते हैं कि वीडियो कैसे लेना है। जैसे ही वीडियो स्टार्ट करने की बात आती है तो इसको ऊपर ले जाके और फिर हम सारे एंगल में बच्चे का वीडियो लेते हैं।
इसमें जैसे जैसे इंस्ट्रक्शंस आएंगे हम वैसे वैसे हम इसको मोबाइल को रोटेट करते जाएंगे और उसी तरह से हम लोग वीडियोस लेंगे ताकि वो बच्चे का अच्छे से मेज़रमेंट हो सके और कोई भी उसमें कमी ना आए, थोड़ा सा भी एक्यूरेसी की दिक्कत ना हो। लेकिन वीडियो बनने के बाद कैसा दिखेगा ये भी हम आपको दिखा देते हैं, शायद वीडियो रेडी है। हाँ, तो वीडियो जो है बच्चे का वो कुछ ऐसा दिखेगा। मैं आपको दिखा दूं कि वीडियो कुछ इस तरह से दिखेगा जब आपका बन जाता है, पूरा फाइनल हो जाता है। तो एक प्रोटोटाइप अगर आप मान सकते हैं तो ये है। लेकिन ओवरऑल अगर हम बात करें कि ये पहल कमाल की है, इसीलिए ये इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जिसने ध्यान पीएम मोदी तक का खींच लिया तो वो कमाल कैसे नहीं होगा। लेकिन एक कंसर्न ये है मेरा कि जैसे आप इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं, आप उसमें भी इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं, इसमें भी इन्फॉर्मेशन, लेकिन थोड़ा सा हम ना हिचकिचाते हैं अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन डालने से। तो उसका थोड़ा सा या तो आप किस तरीके से काउंटर करेंगे उसको, या आप कैसे उनको भरोसा दिलाएंगे कि आपकी इन्फॉर्मेशन हमारे पास सेफ है। तो जैसे बच्चे का वीडियो लिया, ये वीडियो जो है आशा दीदी के मोबाइल में सेव नहीं होता है। जैसे ही वीडियो लिया उसके बाद वो डायरेक्टली जो है एक सर्वर पे, जो गवर्नमेंट के सर्वर है, उसमें चला जाता है, सारी डिटेल उस पर चली जाती है। वीडियो लेने के बाद आशा दीदी इसका स्क्रीनशॉट नहीं ले सकते। तो इस तरह से डेटा सिक्योरिटी रहती है, डेटा सेफ़ रहता है। कुछ भी मोबाइल में सेफ़ नहीं होता है। जैसा हमने टीवी के केस में भी देखा, मोबाइल में कोई भी डिटेल्स या कोई भी डेटा सेफ़ नहीं होता है, वो पूरा पोर्टल पर चला जाता है। तो मतलब वो डाटा डायरेक्ट गवर्नमेंट सर्वर्स के पास पहुंच जाता है, वो आपके पास भी नहीं रहेगा, वो ना किसी पर्सनल आशा दीदी या किसी के पास नहीं रहने वाला है। तो मतलब सिर्फ गवर्नमेंट के पास जाने वाला है। तो मतलब आपने तो कमाल ही कर दिया है, आपने इतनी बड़ी मुश्किल को ऐसे चुटकियों में सॉल्व कर दिया जैसे कि क्या ही है। लेकिन अब से पहले तो यह हुआ ही लगता था, लेकिन अब थोड़ा सा आसानी हो गई है। और बात है कि जागरूकता होने की, और आप बढ़ते हैं उस स्टॉल की तरफ जो अवॉर्डेड है और डायबिटीज़ को कैसे क्या करते हैं, कमाल करते हैं, सब कुछ इनके लिए वर्ड्स जो हैं लिमिटेड हो जाते हैं। तो चलिए आप बात करते हैं उनसे जिनका प्रोजेक्ट कह लें, आइडिया कह लें, इन्वेंशन कह लें, आप जो नाम देना चाहें कम है, क्योंकि जिस लिहाज से ये पसंद आया है इनको अवार्ड तक मिल चुका है। ग्लोबल एआई समिट का अवार्ड मिल चुका है इनको। हम आप ही से जानेंगे कि क्या है, कैसे है, किसने दिया। सबको पता है कि किसने दिया है, लेकिन हम एक बारी फिर आपसे जानना चाहेंगे कि किस लिए, किस लिहाज से, और ऐसा क्या कर दिया करिश्मा कि भाई पूरी दुनिया आपकी दीवानी हो गई है। जी हाँ। जैसा कि आप जानते हैं, भारत में करोड़ों लोग आज मधुमेह नाम की बीमारी से परेशान हैं। लेकिन आप जब इससे पहले आप स्टार्ट करें, हमारी ऑडियंस को आप अपना नाम तो बताइए जिसने इतने दीवाना बना दिया है सबको। जी, मेरा नाम डॉक्टर सतीश है, मैं वाधवानी एआई से हूँ। और जैसे कि आप जानते हैं, मधुमेह एक बीमारी है जिससे करोड़ों लोग भारत में परेशान है। लेकिन उससे भी ज़्यादा एक ख़तरनाक कॉम्प्लिकेशन जो उसका है, जो है डायबिटीज़ की वजह से आँखों के नसों को नुकसान हो जाता है, जिससे कि अंधापन आने के चांसेस होते हैं, जिसको हम डायबिटिक रेटाइनोपैथी कहते हैं। तो ये बीमारी, इसका समय पे जांच होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन इस चीज़ के लिए पर्याप्त मात्रा में रेटाइना स्पेशलिस्ट और ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट इंडिया में नहीं है, और ग्रामीण क्षेत्रों में भी इसकी काफ़ी कमी है। तो स्पेशलिस्ट की कमी और बढ़ती हुई बीमारी, इन दोनों में संतुलन लाने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, वाधवानी एआई और एम्स दिल्ली, इन्होंने इकट्ठा आके एक पहल सुलझाई है एआई के माध्यम से, जिसको हमने नाम दिया है मधु नेत्र एआई। यह एक एआई सॉल्यूशन है जो डायबिटिक रेटाइनोपैथी नाम के डिसीज़ को, रेटाइने के इमेजेस को एनालाइज करते हुए विद इन फ्यू सेकेंड्स बता देता है कि इस मरीज़ को डायबिटिक रेटाइनोपैथी है या नहीं है। इस एआई सॉल्यूशन की विशेषता यह है कि ये सिर्फ ये नहीं बताता है कि डायबिटिक रेटाइनोपैथी प्रेजेंट है या नहीं, इसके आगे जाके ये इसके जो स्तर होते हैं, माइल्ड, मीडियम, सीवियर, ये स्तर भी बताता है। और यह मरीज़ों को डायरेक्शन भी देता है कि आपको कितने दिनों में कौन से अस्पताल में जाना ज़रूरी है, ताकि अंधापन आने से बचाया जा सके। सबसे खासियत बात ये मैं एक चीज़ पूछना चाहूँगा, सॉरी आपको इंटरप्ट करने के लिए, कि जैसे आपने लेवल्स पता कर लिए, आपको पता चल गया कि ये है, आपको इतने टाइम में आपको जाना है। अगर सपोज़ किसी ने केयरलेसनेस में दिखा दी, या फिर कोई नहीं जा पाया बिज़ी होने के कारण,
तो क्या ये आपको ये बता सकता है कि आपका ट्रीटमेंट थोड़े से कहते हैं ना कि टेम्परेरी टाइप, आप इस तरीके से आप थोड़ा सा और लॉन्ग टर्म ले जा सकते हैं ताकि आप टाइम पर पहुंच सकें? हाँ, तो अगर जैसे कि माइल्ड रेटाइनोपैथी जो होता है उस स्टेज को प्रोग्रेशन होने में काफ़ी टाइम लगता है, तो ये हमें एक विंडो पीरियड देता है जिसमें हम पेशेंट को ये बता सकते हैं कि आप रेगुलरली आपका चेकअप कीजिए और 5-6 महीनों में आप हायर हॉस्पिटल में जाके और एक बार यह ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट को आपकी आँखों को दिखा के आगे का इलाज शुरू कर सकें। मैं चाहूँगा कि आप थोड़ा सा डेमोन्स्ट्रेशन अगर हमको दिखा दें कि किस तरीके से ये काम करता है, क्योंकि आई वुड लाइक कि भाई जो कमाल आपके हाथों ने और सब ने मिलके जो किया है वो हम चाहते हैं कि हमारी ऑडियंस अच्छे से देखे और थोड़ा सा समझ जाए कि अगर आपको भी डायबिटीज़ है और उससे आपको कुछ भी परेशानी हो रही है आँख में, तो किस तरीके से आपको सिम्टम्स से ये अलर्ट करेगा और आपको बताएगा कि कब कहाँ कैसे जाना है। बिल्कुल। तो थोड़ा सा एलाबोरेट कर दीजिए। जो डायबिटीज़ के मरीज़ है वो ये एआई सॉल्यूशन आज के दिन 11 स्टेट्स में हमने डिप्लॉय किया है और आज तक इसमें से 10,000 पेशेंट्स को जो है वो बेनिफिट मिला है। कोई भी पेशेंट जब इन हॉस्पिटलों में जाता है वहाँ पे ऑप्टोमेट्रिस्ट जो होता है वो उनकी आँखों के इमेजेस निकाल लेता है और हमारे सॉल्यूशन में पेशेंट के डिटेल्स और कितने सालों से उनको डायबिटीज़ है ये सारी जानकारी डाली जाती है। यह जानकारी डालने के बाद उसकी जो रेटाना की इमेजेस है उनको इस सॉल्यूशन में अपलोड किया जाता है। जैसे ही राइट और लेफ़्ट आई की इमेजेस इस सॉल्यूशन में अपलोड होती है, कुछ ही सेकंड में ये एआई सॉल्यूशन बताता है कि इन आँखों की रेटाना में डायबिटिक रेटानोपैथी है या नहीं है, और अगर है तो क्या वो माइल्ड है, मॉडरेट है या सीवियर है। उसके बाद यह सॉल्यूशन ये भी बताता है कि नेक्स्ट स्टेप्स और आगे की फॉलोअप की डेट इन पर्टिकुलर पेशेंट्स के लिए क्या होगी, जिससे ये ज़्यादा से ज़्यादा तुरंत नेक्स्ट फैसिलिटी में जाए और अपना इलाज शुरू करे। और ये सबसे ख़ास बात इस सॉल्यूशन की ये है कि ये टैब, लैपटॉप, डेस्कटॉप पे चल सकता है। किसी भी कंपनी के फंडस कैमरा की इमेजेस को ये ले सकता है। और तीसरी इम्पॉर्टेंट बात, ग्रामीण क्षेत्रों को अंदाज में रखते हुए हमने इस एआई सॉल्यूशन को ऑफलाइन यानी कि बिना इंटरनेट के भी चलाने के लिए बनाया है, ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में ये डायबिटिक रेटानोपैथी स्क्रीनिंग अच्छे तरीके से हो सके और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम प्रिवेंटेबल ब्लाइंडनेस जिसे हम कहते हैं, इससे हम बचा सके। तो मतलब सर, आपने जिस तरह से कहा कि कमाल कर दिया है, बिना इंटरनेट के आपने सॉल्यूशन बता देगा, लेकिन इसके लिए तो आपको डेटाबेस तो बहुत बड़ा करना पड़ा होगा। उसमें तो आपने भर दिया होगा कि ये अगर ये सिम्टम्स आते हैं तो ये आएंगे। अगर कुछ नया सिम्टम्स आता है तो अब कैसे ये क्योर करेगा? अगर सपोज़ कि जो अभी तक आपने इसमें ना भरा हो, हाइपोथेटिकली सोच लेते हैं, हो ना हो, लेकिन हाइपोथेटिकली अगर एक कंडीशन आ गई कि जो आपने इसमें नहीं फीड करी हो डेटाबेस में, अगर वो कंडीशन आ गई, उस चांस में ये क्या देगा? हाँ, तो यह सॉल्यूशन जो है वो बनाते वक्त इस कदर हमें ध्यान रखना होता है कि क्लिनिकल एक्सपर्टाइज जो कि एम्स दिल्ली के है, आरपी सेंटर ऑफ ऑप्थेल्मिक साइंस, वहाँ के क्लिनिशियंस हमें ज़्यादा से ज़्यादा रिप्रेजेंटेटिव इमेजेस, अब आप तो जानते हैं एम्स दिल्ली में पूरे देश से जो लोग आते हैं उनकी इमेजेस आती है, तो ये क्लिनिकल एक्सपर्टाइज जो है ये हमें पूरा सहयोग करते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वैरायटी ऑफ डेटा जो कि एनोटेट किया गया है देश के सबसे अच्छे सेंटर के सबसे अच्छे स्पेशलिस्टों ने, तो ये सारा डेटा हमें उनसे एनोटेट करके मिलता है। और ना कि ये सिर्फ हम डेटा ट्रेन करते हैं मॉडल, बल्कि इस मॉडल का जो इवैल्यूएशन, वैलिडेशन है, ये भी इन स्पेशलिस्ट के थ्रू होता है और इसीलिए तो किया जाता है। इसीलिए तो कहते हैं ना कि कोई कमी ही नहीं छोड़ी है आपने, इसीलिए तो आपको अवार्ड मिल गया है। इसीलिए तो आपकी ये जो कमाल की सोच है, क्या ही कहें सर, मतलब कहें ना कि अगर हम कहते हैं कि डॉक्टर भगवान का रूप होते हैं, उनके जब हम जाते हैं हॉस्पिटल्स में तो हमारे लिए भगवान से भी ऊपर हो जाते हैं डॉक्टर्स, और आपने ये करामात करके तो कमाल ही कर दिया है। मतलब क्या बताएं, थोड़ा सीरियस टॉपिक है, लेकिन कहते हैं ना कि भगवान तेरी सूरत क्या होगी, तेरे जैसी हो तो क्या ही हो। ऐसा मेरा डायलॉग थोड़ा सा ख़राब है तो आप देख लीजिएगा थोड़ा इधर उधर, लेकिन ऐसा ही है। लेकिन थैंक यू सर, आपने कमाल कर दिया है।
भारत का मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर और एम्स दिल्ली और वाधवानी एआई, इन तीनों के मिल की ये जो पहल है, ये हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टेट्स में ये पहुँचे और ज़्यादा से ज़्यादा डायबिटीज़ के मरीज़ों को स्क्रीनिंग करके हमारा मिशन जो है कि प्रिवेंटेबल ब्लाइंडनेस को कम किया जा सके, इसके लिए हम प्रतिबद्ध हैं। बिल्कुल सर, आपका जो व्यू है वो ज़रूर पूरा होगा। जो आपने गोल रखा है आप वहाँ तक पहुँचेंगे, और जितने भी डायबिटिक या आपकी अगर हेल्थ में थोड़ी सी भी प्रॉब्लम है, आप थोड़ा सा भी हल्के में ना लें। आपके पास टीबी का भी इलाज हो गया है, आप पहले से बता देंगे। अगर आप थोड़ा सा ढिलाई करेंगे तो आपकी हेल्थ के लिए ख़राब है। देखिए ये लिया इतना अच्छा सॉल्यूशन डायबिटिक वाले के लिए। अब हमारा हेल्थ सेंटर, हेल्थ केयर सेक्टर ऐसा बढ़ रहा है एआई के ज़रिए कि आपकी हर एक परेशानी को चुटकियों में सॉल्व करने का तरीका निकल जाता है, अब निकाला जा रहा है। इसीलिए तो कहते हैं कि अगर इंसान और एआई एक साथ मिलकर काम करें तो अजूबा हो सकता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं टेक की दुनिया में। अब एआई समिट में आए हैं और अपनी भारत की ताकत दिख रही है, तो अब इसी को देखते हुए हम भारत की ताकत देखते जा रहे हैं। हमारे हाथ लगी है, सब एआई की बात कर रहे हैं। कुछ ऐसा दिखा है जो देखने में तो हार्डवेयर लग रहा है, लेकिन इसके पीछे की कलाकारी क्या है। हमारे साथ डेलीगेट हैं, उनसे जान लेते हैं कि क्या है क्या नहीं है। सर आपका नाम? केतन शर्मा कॉलोनी। सर ये जो मैं देख पा रहा हूँ कि कोलैबोरेशन आपका आसूस और एनवीडिया का, इसके जो आपने ये बनाया है रैक ही बोलेंगे, क्या है इसमें, क्या नई चेंजेस हुए हैं? क्योंकि सब यहाँ एआई प्रोजेक्ट लेके आए हैं। तो अभी आपने 3 दिन में देखा होगा, हर जगह पे हर किसी का अपना एक एप्लीकेशन है जिसमें हमारी तरफ से कुछ इनपुट जाता है, हम कुछ उसमें सवाल डालते हैं और आपको उसका जवाब मिलता है। लेकिन ये सवाल कहाँ जा कर के प्रोसेस हो रहा है एंड किस तरह से उसका जवाब आ रहा है, तो उसके लिए ये है हमारा हार्डवेयर जिसके ऊपर में ये सारा चीज़ होता है। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि जूम कर दें थोड़ा सा और समझा दें, और सर आप एक्सप्लेन कीजिए। यस, सो ये है एनवीडिया के साथ में हमारा एसूस का बनाया हुआ GB300 का सर्वर, जिसमें ये ग्रे CPU है जो कि एनवीडिया का खुद का डिज़ाइन किया हुआ ARM बेस्ड CPU है, एंड उसके साथ में 4 ब्लैकवेल के B200 GPUs हैं। ये पूरा का पूरा जो है एक GPU 1000 वाट्स का पावर कंज्यूम करता है, एंड जिसको ठंडा करने के लिए वी डू लिक्विड कूलिंग, जो पूरा आपका एक इनपुट में लिक्विड आता है, पूरा हीट एब्जॉर्ब करके गर्मी लेकर के वो एक साइड से बाहर चला जाता है। तो मतलब सर आपने इतने बड़े तामझाम को आपने इतनी सी चीज़ में सिकोड़ के रख दिया है, लेकिन थोड़ा सा इशू ये आता है कि एक तो आप समझ आता है कि आपने थोड़ा सा जो स्पेस है उसको बचाने की कोशिश की है। एक कंसर्न आता है मेरा कि हीटिंग प्रोसेस, और जो आप GPU की बात कर रहे हैं, जैसे मैंने अभी आपसे डिस्कस भी किया था GB300 का कुछ, तो थोड़ा सा हमारे जो ऑडियंस है वो शायद टेक्निकली ये ना जाने, तो थोड़ा सा इजी लैंग्वेज में समझा दीजिए। पहले हीटिंग से शुरू करते हैं, फिर GB300। तो जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स है, पहले इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स आते थे जो काफ़ी बड़े होते थे, धीरे धीरे हम जैसे उसको छोटा छोटा करते गए, जितना छोटा करेंगे तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम उसमें आता है हीट का, जिससे जो गर्मी निकलती है वो इतनी बढ़ जाती है कि वो सिस्टम को पूरा पिघला सकती है। अब उसको हम ट्रेडिशनली पहले हम ठंडा करते थे नॉर्मल एयर कूल्ड AC इन्वायरमेंट में रख करके, जो उसके लिए सफिशेंट था। लेकिन अब ये इतना हीट जनरेट करने लग गया कि अब आप उसको एयर कूल कर नहीं सकते, तो आपको जो है उसको एक उसमें लिक्विड फ्लो से जो है आपको उसको पूरा ठंडा करना पड़ता है। अदरवाइज़ आपका पावर इतना बढ़ जाएगा उसको ठंडा करने के लिए, खाली अगर आपको हवा से एयर कूल में करना है, कि वो मैनेज ही नहीं हो पाएगा। अच्छा सर, यानी कि टेक ने कमाल करके दिखा दिया है। मतलब आप ये कहना चाहेंगे कि सब एआई की बात करते हैं, लेकिन एआई के पीछे वो कैसा दिखता है वो कुछ इस तरह से होता है कि एआई असल में दिखेगा कैसा। अब सर थोड़ा जैसे ये हो गया, आपने सुना होगा गलगोटिया यूनिवर्सिटी का जो अभी हुआ है, सरकार ने उनको बाहर निकाल दिया है यहाँ से एआई समिट से। सर इस तरीके से जब आप देखिए, चाइना ने भी ट्वीट किया था, और क्या नाम है, जब आप खुद एज ए अथॉरिटी आप ये कैसे कर सकते हैं कि आपने किसी और का प्रोजेक्ट आपने ख़रीद के बोल दिया कि ये हमने बनाया है, और फिर उसके बाद आप प्रेस रिलीज़ में कह रहे हैं कि My 6 कैन बी योर 9। मतलब आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? देखिए, जिस तरह का ये मंच है जो ग्लोबल स्केल पे हम जहाँ पे अपने आप को हम इस तरह से विकसित भारत और आत्मनिर्भर, इस पे जब हम अपने आप को बता रहे हैं, तो इस तरह का ये होना नहीं चाहिए था।
एंड आप देखेंगे यहाँ इतने सारे स्टार्टअप्स हैं, हमारे सामने में भी कम से कम 20 से 25 स्टार्टअप्स हैं। मेटी के बूथ में, एनवीडिया के बूथ में स्टार्टअप्स लगे हुए हैं जो इतनी मेहनत करके जो है कुछ नया सोल्यूशन बना करके लेकर के आते हैं। और ये छोटी सी नादानी की वजह से जो है इनकी मेहनत पे जो है लोग सवाल उठाने लगते हैं, जिन्होंने एक्चुअल में इतना मेहनत किया है। सर ये नादानी कहेंगे या थोड़ा ये कहेंगे कि उनके पास कुछ था नहीं, क्योंकि जो अभी वीडियोस वायरल हो रहे हैं वो ये दिखा रहे हैं कि कुछ थर्माकोल का उन्होंने कुछ दिखाया है, जो वीडियोस वायरल हो रहे हैं सोशल मीडियाज़ पे। वी आर नॉट सेइंग कि वो सच हैं, लेकिन जो वीडियोस वायरल हो रहे हैं उसमें ये दिखा रहे हैं कि आपसे अगर एआई का मांगा गया तो आपने थर्माकोल का कुछ दिखाया था उन्होंने, और फिर आपसे जब ऑफिशियली आंसर मांगा गया तो वो कहते हैं कि हमने कभी नहीं कहा कि हमने ये डेवलप किया है। अरे और फिर वो वीडियोज़ अब सोशल मीडिया पर ही वायरल हो रहे हैं। वो पहले की वीडियोज़ वायरल हो रही हैं कि जब वहाँ उसमें वो बोल रही हैं कि हमने ये डेवलप किया और ये इतने करोड़ का है। मतलब क्या चल रहा है? अभी देखिए, मैंने तो खुद अभी देखा नहीं है तो इसलिए मैं ज़्यादा उस पर कहना नहीं चाहूँगा, बट हाँ इतना है कि ये इस तरह की चीज़ों से करना बचना चाहिए था। जिस लेवल पे हम यहाँ पे अपने आप को दर्शा रहे हैं उसमें ये चीज़ डेफिनेटली बहुत ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट करती है फिर उसमें। जी सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद अपना टाइम समय देने के लिए। मतलब कुल मिलाकर के ये है कि हमारा भारत एक तरफ बढ़ रहा है, लेकिन दूसरी तरफ गलगोटिया जैसे बड़े संस्थान ऐसी हरकतें कर देते हैं जो हमारा सर कहीं ना कहीं हमसे झुका देते हैं, जो नहीं होना चाहिए था। और साथ ही साथ हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब क्रिकेट के लिए प्यार तो आपने देख लिया है मेरा, अब यहाँ पर भी क्रिकेट दिख गया है तो एक बारी ट्राई करना तो बनता है। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंट ये है कि हमने वो फिज़िकली ट्राई किया था, यहाँ एआई के ज़रिए डिजिटल वर्ल्ड में ट्राई करने वाले हैं। तो चलिए बैट का जादू देखते हैं। तो देखा आपने कि फ़िज़िकल वर्ल्ड से डिजिटल वर्ल्ड में आ गए और किस तरह से क्रिकेट वहाँ भी छाया हुआ है और कितना मस्त रहा। और देखिए क्या शॉट है, मैंने ट्राई किया बट मे बी पॉसिबल आई एम नॉट यूज टू ऑफ इट, तो हो सकता है कि इस वजह से अच्छे शॉट नहीं गए, लेकिन मज़ा आया क्योंकि क्रिकेट हमेशा मज़ा देता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज हमारे साथ एक बहुत मुद्दा गर्म है गलगोटिया यूनिवर्सिटी का, आप भी जानते हैं, और उसके बारे में ये भी एक इंस्टीट्यूशन चलाते हैं और इनसे भी एक पॉइंट ऑफ व्यू लेंगे कि सर जो गलगोटिया ने किया और जो उनको फिर सज़ा मिली। पहले तो आपका फर्स्ट पॉइंट ऑफ इंटरेक्शन क्या आता है कि भाई माइंड में ये आया कि ऐसा क्या होना चाहिए? देखिए, वो कहीं ना कहीं हमको लग रहा है कम्युनिकेशन गैप था, और जो फैकल्टी आई थी और जो बच्चे डिस्प्ले करते हैं कहीं ना कहीं एक कम्युनिकेशन गैप था जिसकी वजह से ये हुआ, और वो एकदम से उनके लिए नेगेटिव चला गया। जो उन्होंने माइंड गलती तो हुई उनसे कि मतलब उन्होंने उसको अपना बता दिया, बट कहीं ना कहीं ये कम्युनिकेशन गैप था। सर आपने कहीं ना कहीं देखा होगा कि जो वीडियोस वायरल हो रहे हैं सोशल मीडिया पे और जो तमाम बातें उनके इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि हम डेवलप कर रहे हैं, और डेवलपमेंट का क्या मतलब होता है, आप ये बाद में फिर वो कहती नज़र आई कि माइन 6 कैन बी योर 9, और या ऐसे करके, मतलब ऐसा लगता है कि थोड़ा सा ऐसा नहीं लगा कि लीपा पोती करती हुई नज़र आई, क्योंकि शायद उनके पास कोई सही आंसर नहीं था क्योंकि अब वो फंस तो चुकी थी। नहीं देखिए, इसको फंसना वो नहीं कह सकते, वो कम्युनिकेशन स्किल्स की कमी थी जो ये चीज़ें हुई। ऐसा नहीं है, उन्होंने हो सकता है और चीज़ों के लिए प्रोजेक्ट के लिए कहा होगा इतनी चीज़ें बना रहे हैं और उसमें ये एक चीज़ ऐसी थी कि जो उन्होंने लेके बनाई, तो ये चीज़ें हो सकती है। इट इज़ नॉट कि उन्होंने ऐसा इंटेंशनली कहा होगा। तो लेकिन सर अगर सोशल मीडिया की बात करें तो बहुत जमकर बहस किया जा रहा है गलगोटिया यूनिवर्सिटी, क्योंकि जो भी हुआ, भले ही कम्युनिकेशन हो या कुछ भी इंटेंशनली हो या ना हो, उससे हम बाद में पता चलेगी, लेकिन जो इस वक्त माहौल बना हुआ है, क्योंकि जैसे ही वो वायरल होते हैं क्लिप्स की भाई हमने गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने ये बनाया, तो उसके बाद उनको वाहवाही भी बहुत मिली थी। ठीक है, फिर चाइनीज़ पल्स का एक ट्वीट आता है कि एन इंडियन यूनिवर्सिटी हमारा रोबोट को अपना पेश करके दिखाती है, तो चाइना से एक ट्वीट आ जाता है और हमको ये बताता है।
मतलब आप देख रहे हैं कि इतने बड़े मंच पर ऐसा हो जाना। बस बहुत आज अगर आज की डेट में आप देखिए तो जितने और स्टॉल्स पे भी इस तरह के जो थे, है ना, तो वो तो अभी नहीं दिख रहे हैं आपको। तो अब वो कहीं ना कहीं ऐसा नहीं कि लोगों ने काम नहीं किया, क्या इंडिया में काम नहीं होता है? इंडिया में तो अच्छा काम हो रहा है और लोग बहुत अच्छे इनोवेशन और उस पर आगे काम कर रहे हैं। अच्छा, तो प्रॉब्लम ये भी है ना कि सर आपको नहीं लगता कि इस छोटी सी एक गलती की वजह से बाकी इंस्टीट्यूशंस पे भी सवाल उठाए जाएंगे, क्योंकि जो छोटे इंस्टीट्यूशंस हैं जो अपनी मेहनत करके आ गए हैं। नहीं, ये आपकी बात सही है, एक छोटी सी चीज़ों के लिए और लोगों पे भी आ गया। इवन अगर आपने देखा होगा तो पूरे इंडिया पे ही आ गया कि इंडिया एक ऐसा AI समिट कर रहा है और वहाँ पे ऐसी चीज़ हुई, तो वो तो हम सब के लिए एक शर्मनाक बात है। क्या देखिए, हर तरीके के लोग होते हैं, हर तरीके की चीज़ें होती हैं। अभी इसमें गवर्नमेंट ने तो इनको निकाल दिया है, लेकिन अब देखते हैं कि आगे चल के क्या आता है, क्या पड़ते खुलती हैं, किस तरीके से, क्यों बोला गया, क्या मिसकम्युनिकेशन थी, क्या था, वो आगे पता चलेगा। लेकिन इतना तय है कि जो भी हुआ वो हमारा सर झुकाने वाला ज़रूर था। जहां हम एक तरफ ग्लोबल में लीड कर रहे हैं एआई को भी, वहां पर ऐसी हरकतें करना या हो जाना, जो भी आप इसको कहना चाहेंगे, वो थोड़ा सा सोचने के लिए मजबूर करता है। अब देखिए, जिस फील्ड में हम हैं उसमें सोशल मार्केटिंग बहुत ज़्यादा, डिजिटल मार्केटिंग बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। लेकिन हमारे साथ आज ये हैं, इन्होंने डिजिटल मार्केटिंग चंद मिनटों का खेल बना दिया है। अब हमें ना तो हमें हैशटैग्स खुद भरने की ज़रूरत है, ना कैप्शन भरने की ज़रूरत है। आप बस कुछ डेटा दीजिए, कमाल कर दीजिए, पूरा एआई जनरेट करके आपका सेल्स मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग सब कुछ कमाल करके बताएगा। पहले आप अपना नाम बताइए, फिर आपका जो प्रोडक्ट है वो हमारे जो ऑडियंस है ऐसा बताइए कि वाह हो जाए। हाय, मेरा नाम नीलेश रांदड़ है और हम लोग वेवनेट टेक्नोलॉजीज़ प्राइवेट लिमिटेड के माध्यम से छोटे उद्यमी, छोटे व्यापारी जो हैं उनको एआई की पावर पहुंचा रहे हैं। आप कुछ भी बेचते हो, चाहे वो आपका एक शर्ट हो, चाहे वो कुछ साबुन हो, वो प्रोडक्ट आप एआई के माध्यम से बहुत जल्दी से उस प्रोडक्ट के जो एड्स हैं जो सोशल मीडिया पे आप बना के डाल सकते हैं विद इन अ फ्यू क्लिक्स। तो ये एक सोल्यूशन है, एक प्लेटफॉर्म है जो हम हमारे कस्टमर्स को प्रोवाइड करते हैं। अब सर आपने कहा कि विद इन अ फ्यू मिनट्स, अगर थोड़ा सा एक डेमोन्स्ट्रेशन हो जाए हमारी ऑडियंस के लिए थोड़ा, क्योंकि विजुअलाइजेशन ना, इट कहते हैं ना कि दिमाग में एकदम से फिट कर जाता है, वो थोड़ा सा दिखा दीजिए। श्योर, फॉर श्योर। तो थोड़ा सा एक डेमोन्स्ट्रेशन हम कहेंगे कि थोड़ा सा जूम कर दें कैमरामैन हमारे। ये जो आप देख रहे हैं ये सब एआई है। आपका जो प्रोडक्ट है, आप प्रोडक्ट की कुछ फ़ोटोज़ आप देंगे, आप एक स्क्रिप्ट देंगे जहाँ पे आप बताएंगे कि मैं किस तरह से अपने प्रोडक्ट को डेमोन्स्ट्रेट करना चाहता हूँ, किस सिनेरियो में मैं अपना प्रोडक्ट दिखाना चाहता हूँ। आप आवाज़ मॉडल चूज़ कर सकते हैं। इनफैक्ट आप अपनी खुद की फ़ोटो यहाँ अपलोड करके अपना खुद का एआई अवतार जनरेट करके खुद अपने ब्रांड एम्बेसडर भी बन सकते हैं। ये सारा एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप सेलेक्ट करते हैं कितनी लैंग्वेजेस, बहुत सारी भाषाएं में आप अपने वीडियो बना सकते हैं, अपने क्रिएटिव्स बना सकते हैं। लोकल इंडियन लैंग्वेजेस हम सपोर्ट करते हैं ताकि आपके कस्टमर्स को समझ में आए आप क्या बेच रहे हैं और किस तरह से उसको मार्केट करना चाहते हैं। आपका जो प्रोडक्ट का मैसेज है वो एंड कस्टमर तक पहुँचे। अच्छा, मैं आपसे भी बात कर रहा था रितांशु, आप मुझे कुछ मैजिकल वर्ड्स बता रहे थे इसमें कि आप खाली कुछ मत कीजिए, केवल एक बार ही आपको ह्यूमन के थ्रू जाना पड़ेगा, ये पूरा कर देगा। थोड़ा वो भी बता दीजिए कि कैप्शन वगैरह जो जादू करता है ये। सो बेसिकली इसमें कैसा है, आपको सिर्फ हमें आपके प्रोडक्ट की डिटेल्स देनी है, प्रोडक्ट का एक फ़ोटो प्रोवाइड करना है, वीडियो ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएगा। वीडियो क्रिएट होने के बाद में आपको सिर्फ एक बार रिव्यू करना है उसको। रिव्यू करने के बाद में हमारा प्लेटफॉर्म ऑटोमेटिकली सोशल मीडिया पे अपलोड कर देगा। उसके अलावा आपको डेटा एनालिसिस भी करके बताएगा कि कौन सा राइट टाइमिंग है। जो इंसाइट्स आते हैं इंस्टाग्राम पे, दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे, उसकी भी डेटा आपको एक साथ में बता देगा यहाँ पे। सो जो आपका पूरा प्रोसेस लंबा चलता है 2 दिन 3 दिन का, उसको विद इन 30 मिनट्स आप ख़त्म कर सकते हैं। तो मतलब आप कह रहे हैं कि ये एल्गोरिथम अपने आप से चेक करके वो अकॉर्डिंगली जो पीक टाइम होगा उस टाइम पे ये पोस्ट कर देगा।
यस सो कैसा है, अल्गोरिदम हमेशा चेंज होते रहता है सोशल मीडिया का। तो जैसे ही अल्गोरिदम चेंज हो रहा है, उसके डेटा इनसाइट्स भी सोशल मीडिया पे मिलते हैं, बट हमें मैन्युअली जाके उसको देखने पड़ते हैं, चेक करने पड़ते हैं। तो मैन्युअली ना देखें, उसके बदले हमारे प्लेटफॉर्म पे ही आपको आ जाएगा ऑटोमेटिकली कि कौन से टाइम पे आपका एंगेजमेंट सबसे ज़्यादा था, और जो टाइम पे सबसे ज़्यादा था वही टाइम पे वो पोस्ट कर देगा इसको। अच्छा, आप मुझे एक चीज़ बता रहे थे कि आप अपनी वॉइस भी इससे, मतलब वॉइस जनरेट होता है ये, और अपनी फ़ोटो भी जनरेट कर सकते हैं। थोड़ा एक्यूरेसी का थोड़ा प्रॉब्लम आता है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि आज के जनरेशन में, मैंने पहले भी ट्राई किया हुआ है, जो फ्री वेबसाइट्स हैं उसमें मैंने ट्राई किया है कि अगर मैंने अपना कुछ लिखा, उसको मैंने कहा कि इसको वॉइस ओवर कर दो या कुछ कर दो, तो मेरे को ना बहुत बेकार सी वो आता है कि मज़ा नहीं आया। तो बहुत कहते हैं ना कि सिंगल फ्लो में चला गया, और पता चल जाता है कि ये एआई ने किया है। तो उसका काउंटर कैसे किया है? जी, कैसा है, मार्केट में बहुत सारे टूल्स अवेलेबल है, जैसे आपने भी कुछ ट्राई किए हैं। वो टूल्स बहुत जेनेरिक टूल्स हैं। हम लोग जो प्रोवाइड करते हैं, जहाँ पे आपकी वॉइस क्लोनिंग भी अगर करनी है, वो आपके कंसेंट के साथ में, सो दैट एआई विथ रिस्पॉन्सिबिलिटी हो। आपका डेटा है, आप खुद वाइप भी कर सकते हैं, और आपका जो सैंपल लिया जाता है वो थोड़ा लंबा लेते हैं। यूजुअली वो जो फ्री एप्लीकेशंस है वो 5 सेकंड का सैंपल लेते हैं, तो उसमें उतनी एक्यूरेसी नहीं आती है। सिमिलरली व्हेन इट कम्स टू योर विजुअल्स, वहाँ पे भी हम जितने पॉसिबल अच्छे शॉट्स हो सकते हैं आपके साइड फेसेस के, आपका फ्रंट का, वो हम सारा लेते हैं, उसको सिमुलेट करके और आपका एक एआई अवतार बनाते हैं। अच्छा, अगर जैसे आप क्रिएट कर रहे हैं एआई अवतार, उसमें एक्यूरेसी कितनी रहेगी? कि जैसे अभी मैं ऐसा लुक कर रहा हूँ, तो अगर मैं क्रिएट करता हूँ तो इससे कितना डिफरेंट होगा मेरा जो फेस है, उसमें कितना डिफरेंस आ सकता है? लगभग 85 to 90% जो आप हैं वो आप ही दिखेंगे। 85 to 90%, और थोड़ा सा डिफरेंस हमें लगता है ज़रूरी भी है। हाँ। जब एक डिजिटल आइडेंटिटी आप बना रहे हैं तो एक डिफरेंस होना भी चाहिए, वो होना वरना उसका बहुत ज़्यादा मिसयूज़ भी हो सकता है। जी जी, बिल्कुल। ऐसा ही हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी कहा है course. कि अगर एआई को सही दिशा मिल जाए तो कमाल कर सकते हैं, समाधान बन जाता है। बिल्कुल। अब इसमें एक टॉपिक मेरा आता है कि आपका एज अ स्टार्टअप आपने किया, इतनी मेहनत की, और भी स्टार्टअप्स हैं मैंने जो कवर किए हैं, उसमें भी बहुत मेहनत की है लोगों ने, लेकिन एक गलगोटिया यूनिवर्सिटी का जो इंसिडेंट हुआ है, उसने सबको कहीं ना कहीं हिला कर रख दिया है। तो जब आपको ये गलगोटिया यूनिवर्सिटी का इंसिडेंट पता चला, पहला रिएक्शन क्या था? जी, आप जो भी करें ऑनेस्टली करें, शायद यही रिएक्शन माइंड में आया। वो यूनिवर्सिटी है, उन्होंने शायद कुछ अच्छा दिखाने की कोशिश की, कम्युनिकेशन का शायद कुछ प्रॉब्लम हुआ है, और उसको सोशल मीडिया ने जिस तरह से स्टॉर्म बन गया वो चीज़, क्योंकि जो जितनी अच्छी चीज़ें हो रही है, हमारी गवर्नमेंट, हमारे प्रधानमंत्री खुद इतना सपोर्ट कर रहे हैं कि यहाँ पे जितने लोग आए हैं, जितने स्टार्टअप्स आए हैं, हम जैसे लोग आए हैं, उनको एक विजिबिलिटी मिले ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर। अपने देश में पहली बार ये चीज़ होने जा रही है, तो रादर टॉकिंग अबाउट दोज नेगेटिव थिंग्स जो सब जगह होती है, वो चीज़ें, नेगेटिव चीज़ें नहीं पकड़ के हम जो पॉजिटिव्स हो रहे हैं हमारे अराउंड, अगर उस पर ध्यान दें तो शायद सबका भला उसी में है। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, पॉजिटिव्स पे तो हम कवर कर ही रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन जैसे जो कहते हैं ना कि एक काला धब्बा लग जाता है, उस तरीके से जब आप इतने बड़े मंच पर आ रहे हैं, तो क्या ये जिस हिसाब से उन्होंने प्रेस रिलीज़ की, उसमें उन्होंने कहा कि माई 6 कैन बी योर 9, ये जैसे अगर आप देखें, आपने इंटरव्यूज़ जो वायरल हो रहे हैं सोशल मीडियाज़ पे, जो पुराना इंटरव्यू इनका वायरल हो रहा है, जब पहले दिखाया गया था ओरियन नाम का डॉग, तो उन्होंने कहा था कि 350 करोड़ के लगभग का लागत उन्होंने बताई थी। और फिर उसके बाद चाइना का भी ट्वीट आया, बहुत सारी चीज़ें आई, चाइना के ट्वीट आया कि ये इंडियन यूनिवर्सिटी ने हमारा ये डॉग किया है, अपना बताया है। और फिर उसके बाद ये भी कहा गया, मतलब बहुत सारी तारीफ़ें भी हुई थी उनकी, लेकिन जब वो पर्दे खुलने लगी तो फिर उन्होंने कहा कि मेरा ये नहीं है। तो इसमें मैसेज क्या जाता है? क्योंकि आप देखें कि छोटी छोटी इंस्टीट्यूशंस बहुत, मैंने देखा, मैंने खुद कवर किया, तो इतने अच्छे अच्छे आइडियाज़ के साथ आते हैं, कहीं ना कहीं ट्रस्ट इशूज़ आने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि आप इतने बड़े वर्ल्ड। बिल्कुल सही है, इसीलिए ऑनेस्टी विल डेफिनेटली मैटर। आज का युग ऐसा युग है कि कहीं कुछ छुपा नहीं रह सकता, सब कुछ सबके सामने है। आप जो बता रहे हैं, आप जो क्लेम कर रहे हैं, यू हैव टू हैव द बैकिंग टूवर्ड्स इट। कहीं ना कहीं मैं ये भी समझता हूँ कि यूनिवर्सिटी की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि वो यहाँ क्या चीज़ भेज रहे हैं और उसको किस तरह से प्रेजेंट करवा रहे हैं, बिकॉज ये एक इंटरनेशनल फोरम है। यहाँ पे यूनिवर्सिटी के साथ साथ देश का नाम भी जुड़ा हुआ है,
तो वहाँ पे हमें थोड़ा सतर्क रहना चाहिए। जिस तरह से हमें एज ए स्टार्टअप इवैल्यूएट किया गया और सेलेक्ट किया गया कि हाँ आप यहाँ पार्टिसिपेट कर सकते हैं, जिस तरह मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं उनका स्टार्टअप रिजेक्ट हुआ कि नहीं आप पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, आई बिलीव उसी तरह से सबकी वेटिंग भी होनी चाहिए थी। बिल्कुल बिल्कुल। इस पे मैं आपका भी पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाहूँगा, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने कहा कि यूनिवर्सिटी को भी थोड़ा सा सोचना चाहिए था, आपको क्या लगता है कि इसमें गलती किसकी हो सकती है? क्योंकि हो सकता है मिसकम्युनिकेशन हो, वी डोंट नो कि क्या है क्या नहीं है, कि जो ऑन कैम आपने बोल दिया और क्या आप बोलना चाहते थे, हम उस बात पे नहीं जाते। जो प्रेजेंट सोशल मीडिया पे किया जा रहा है उस पर आपकी टिप्पणी क्या है? देखिए, मैं पहले तो कहना चाहूँगा कि गलगोटिया यूनिवर्सिटी जो है बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है, ट्रस्टवर्दी यूनिवर्सिटी है, अच्छा काम कर रहा है। मे बी यहाँ पे उन्होंने जो काम किया या जो रिप्रेजेंटेटिव उनके आए हुए थे, उन्होंने जो मिस्टेक की वो चीज़ पे थोड़ा कॉन्शियस रहना चाहिए था, उनको वो चीज़ पे थोड़ा ध्यान रखना चाहिए था। अगेन इट्स एन इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म, बाहर से लोग आ रहे हैं, देश का नाम भी जुड़ा हुआ है, तो देश की बात आ जाती है। तो देश की जहाँ पे बात है तो वहाँ पे हर किसी को थोड़ा सा सतर्क रहना चाहिए, थोड़ा कॉन्शियस रहना चाहिए, अपने आप को प्रेजेंट करने के लिए जो शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं उसके बारे में, सारी चीज़ों के बारे में। तो अब बात ये है कि जो शब्दों की जो बात आती है कि मैंने ये कहा था कि डेवलपमेंट वगैरह जो चीज़ें वायरल हो रही हैं उसमें, आपको क्या लगता है कि अगर आप किसी प्लेटफॉर्म पे, इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे अगर आप इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, छोड़िए आप अपनी उसको, इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो क्या आपको थोड़ा सा ये नहीं सोचना चाहिए था कि क्या हम बोलने वाले हैं? आप मुझे बस ये बता दीजिए कि आपको क्या लगता है कि केवल वो जो पर्टिकुलर लेडी हैं उनकी गलती थी या यूनिवर्सिटी की भी हो सकती है? मैं इसमें दोनों की गलती मानता हूँ। कहीं ना कहीं पे यूनिवर्सिटी थी, उनको भी राइट रिप्रेजेंटेटिव को भेजना चाहिए था अपने आप को प्रेजेंट करने के लिए, बिकॉज एंड ऑफ द डे जो पर्सन यहाँ पे प्रेजेंट कर रहा है वही फेस है ऑर्गेनाइजेशन का। एंड एट द सेम टाइम जो रिप्रेजेंटेटिव है उनमें भी थोड़ी सी कॉन्शियसनेस होनी चाहिए, ताकि जो बोल रहे हैं वो सही तरीके से बताए। चलिए आपने बता तो दिया कि गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने जो किया वो नहीं होना चाहिए था। अब मिसकम्युनिकेशन है या हो गया बाय चांस, वो बात की बातें हैं, क्या निकल के आता है वो बाद में बात करेंगे। लेकिन स्टार्टअप जो है आपका कमाल है, मज़ा आ गया सुन के, क्योंकि मैं रिलेट कर पा रहा हूँ, क्योंकि मेरा जो काम है ये मेरा बहुत हल्का करने वाला है, मेरा बोझ बहुत हल्का करने वाला है, कंधे से बोझ हटा देगा, मेरा मार्केटिंग संभाल लेगा, मेरा सेल्स संभाल लेगा। और एक चीज़ और बता रहे थे आप कि सेल्स मार्केटिंग के अलावा कुछ और भी संभालता है ना ये? सर सेल्स मार्केटिंग से बेसिकली हमारा जो स्टार्टअप है, हमारा ऑर्गेनाइजेशन है, ये ओवरऑल ऑटोमेशन बेस्ड है। वर्कफ्लो ऑटोमेशंस बिल्ड करते हैं, सेल्स के रिलेटेड हो, मार्केटिंग के रिलेटेड हो, इंटरनल ऑपरेशंस हो, कहीं पे भी जहाँ पे मैन पावर की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है या जहाँ पे ह्यूमन रिसोर्स ज़्यादा लग रहा है और उसको ऑटोमेट कर सकते हैं अगर टेक के यूज़ से, एआई के यूज़ से, तो हम उसको सर ऑटोमेट करके आपको प्रोवाइड कर देंगे। तो मतलब कि टेक एआई कमाल कर रहा है और आपकी हर चीज़ के सॉल्यूशन में कहीं ना कहीं एआई का इस्तेमाल ज़रूर हो रहा है। लेकिन वही बात है जो हमारे पीएम मोदी ने कहा कि अगर इंसान और मशीन साथ मिलकर काम करें तो कमाल कर सकते हैं। चलिए हमारे साथ कुछ लोग और भी हैं, हमारे साथ निसर जी हैं। निसर जी, आपने अभी रिसेंटली गलगोटिया यूनिवर्सिटी बारे में देखा ही होगा, आप भी यहाँ ये सब्मिट में आ रहे हैं। पहला आपके माइंड में क्या, आपने ये सुनी तो आपका रिएक्शन क्या था पहला? ये सी द थिंग इज़ कि ये जो वे हम लोग ने प्रोजेक्ट किया था वो वे इज़ नॉट द राइट वे टू रियली काइंड ऑफ थिंक अबाउट प्रोग्रेसिंग इन टेक्नोलॉजी। तो जो लेडी थे, जो प्रोफेसर्स थे, उन्होंने जो बात करी थी, आई थिंक वी शुड बी मोर रियल अबाउट आवर कैपेबिलिटीज़। उससे एक फ़ायदा ये होता है कि हमें हमारे ग्राउंड रियलिटीज़ पता होते हैं और हम
एक्चुअल में प्रोग्रेस करने की ट्राई कर सकता है। तो आई थिंक फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव यू नो दैट्स एन इंसिडेंट दैट शुड नॉट हैव हैपेंड, बट आई होप कि यू नो दे टेक दिस एज अ करेक्टिव लेसन and they actually go ahead and you know kind of work on things that really matter, and instead of sugar coating they try to you know do the right things. That said, there are a lot of very very good things that are happening in India, so we should also look at the positive aspects of what's going on you know in the impact. आज अगर आपने सुबह इंडिया का मोदी जी का और डेलीगेट्स का कीनोट सुना, so you would understand that there's so much work that we are doing, even developing foundational models. So when Sam Altman was here the last time, you know, we were told that it might not be very easy for India to do that. But I also work for Tech Mahindra, and हमारा भी project Indus है, जो अंदर जो हमारे Chief Innovation Officer है Mr. Nikhil Malhotra, वो उसको लीड कर रहे हैं चार्टर को, मोहित जोशी जो हमारे CEO है. सो हम लोग भी एज अ IT सर्विसेज कंपनी भी बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं, और आई एम श्योर हमारे जैसे इन्फोसिस TCS के भी, रिलायंस ने भी बहुत सारी इन्वेस्टमेंट्स घोषित किया है. तो आई बिलीव दैट इंडिया इज़ एट द कस्प ऑफ ड्राइविंग ट्रू इनोवेशन. Yeah, maybe we are a bit late, but obviously you know we have our own things that we have to take care of, and we are doing practical AI. We are working for India. We are creating large language models for the Indian languages. So our focus is very pragmatic, and I believe that. But as you mentioned कि बहुत सारे लीडर्स यहाँ पर आए. इमैनुअल मैक्रो की अगर आपने सुना हो, तो उन्होंने कहा कि फेसबुक, इंस्टा और ये सारे जो प्लेटफॉर्म्स है, सोशल प्लेटफॉर्म्स, तो उनको 15 साल से कम उम्र के लोगों के लिए वो बैन करने वाले हैं. तो क्या भारत में भी ऐसा हो सकता है? और तो क्या इतिहास बन के रह जाएंगे ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जितने भी हैं? क्योंकि उन्होंने अपने स्पीच में ये भी कहा कि मोदी जी के साथ मिलकर के वो इसको आगे बढ़ाएंगे, ये सब चीज़ें उन्होंने मेंशन किया है इस चीज़ में. तो क्या इंडिया में भी ये हो सकता है? पहले तो इंफॉर्मेशन और नॉलेज यंग लोगों के लिए भी बहुत ज़रूरी है. सो टू से कि देयर विल बी अ ब्लैंकेट बैन, एंड आई हर्ड दैट स्पीच इन द मॉर्निंग फ्रॉम द प्रेसिडेंट ऑफ फ्रांस. या आई हर्ड दैट स्पीच, बट मुझे लगता है कि यू नो विद AI वी हैव द wherewithals, we have the ability to figure out what is the right content that should go to the kids. So totally restricting and banning social media might not be the best option, while it is a very relevant thing to do in the short term, because you know the amount of time people are spending on reels etc, it's so high, and parents are also not telling them to stop, because you know वो खुद ही in a way थोड़ा addicted है. So if we can bring security, if we can bring some foundational governance in how kids use these technologies, I think the technologies are very very important, and we should keep that perspective in mind when we build our technologies, so that you know it is not a very we don't restrict growth, but at the same time you know we don't spoil our kids, or you know we don't let them go in the wrong direction. I agree sir. क्योंकि अगर इसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट ये हो सकता है जो आप एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं, कि अगर हम किड्स के लिए टोटली बैन कर देंगे तो मे बी पॉसिबल वो इतना ज़्यादा यूज टू ना हो पाएँ, और आज की जो जनरेशन है वो कदम से कदम मिला के ना चल पाए. सर, आई एम कमिंग टू यू सर. गलगोटिया यूनिवर्सिटी, वट एवर ही सेड, वट एवर द प्रोफेसर सेड, I want your personal opinion. What you think कि गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने जो भी हुआ मिसकम्युनिकेशन या जो भी था, उसके बाद जो उन्होंने एक्सप्लेनेशन किया कि my 6 can be your 9, एंड देन उसके बाद फिर ट्रोलिंग एंड ट्रोलिंग सोशल मीडिया पर लगातार बैशिंग हो रही है, तो उस पर आपका, जैसे आप भी यहीं पे आ रहे हैं, ये बता रहे हैं आप लगातार AI समिट में आ रहे हैं, जब आपने ये सुना कि गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने ऐसा कुछ किया है या ऐसे उस पे आरोप भी लगे हैं, ऐसा भी तो आपने सुना होगा, लेकिन आपके रिएक्शन क्या आया? कि भाई बहुत सारे स्टार्टअप्स मैंने देखे होंगे, क्योंकि मैंने भी कवर किए हैं, बहुत मेहनत करके बहुत लोग आते हैं, और वी आर रिप्रेजेंटिंग इंडिया, नॉट आवर प्राइवेट इंस्टीट्यूशन, वी आर रिप्रेजेंटिंग इंडिया हियर. So Galgote is not a small name. It's a big reputed university, and they have very good name in Delhi NCR for sure. तो उनके ऐसे सब मिसकम्युनिकेशन या इस तरीके का मिसरिप्रेजेंटेशन होना was not at all expected. So I was disheartened, and then just in order to validate कि ये सब क्या हुआ, I was exploring and figuring it out. After that, hearing that your 6 can be mine, saying कि अगर तुम्हारे लिए वो सही है और मेरे लिए गलत है, या मेरे लिए जो सही है वो तुम्हारे लिए गलत है, does not matter to me. तो that justification I don't buy. So whatever government has done, taking the booth away is the right thing. I think they will do whatever they need to do, but I think sugar coating and
just making things up doesn't work out at a global platform like this. When you know there are like foreign delegates and everybody's involved, everybody's keeping an eye on the summit. It's not a small thing. How can you make just such a stupid statement after making a mistake? अगर आप उसको नहीं कर पा रहे हो तो you shouldn't be doing it. Why are you just making it up? So it does not good. I feel so sorry and sad about the students in the Galgotia right now. या उनके parents पे क्या जा रहा होगा? That's a bad impact. I'm seeing many videos where Galgotia University students facing many problems. They are trolling continuously. मतलब उनसे पूछा जा रहा है कि भाई जब तुम्हारा फ्यूचर क्या होने वाला है, फिर उसके बाद काफ़ी सारी वीडियोस ये वायरल हो रहे हैं कि भाई मतलब गलगोटिया यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट्स बताए जा रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि भाई अब हम फंस गए हैं कि हम एडमिशन वापस लें या क्या करें, तो ऐसी वीडियोस भी वायरल हो रहे हैं, तो मतलब उनको भी फेस करना पड़ रहा है। जी आप मुझे एक पॉइंट इनके वेरी राइटली सेड, आई जस्ट वांट टू मेक वन मोर पॉइंट। सी वी शुड नॉट जस्ट थिंक कि ये एक पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी को हम लोग ने पकड़ के एग्जाम्पल बनाया। वी हैव टू थिंक कि होलिस्टिकली एज इंडियंस एंड मैं तो काफ़ी साल बाहर भी रहा हूँ। आई थिंक वी शुड लुक एट व्हेन वी डू थिंग्स, are we doing it with the right engineering mindset? Are we doing it with the right learning and talent? We should not be average folks in trying to do average things. We should be exceptional. We should develop ourselves to be exceptional. So I don't think it is a one university issue. I think we have to really bring merit into India if we have to really grow as a country, and that's the only point I wanted to make. देखिए I agreed कि जो आपने कहा कि मैं मानता हूँ, क्योंकि मैं भी इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हूँ, मैंने भी बीटेक की है, एमटेक भी किया है, लेकिन जैसे हमारी यूनिवर्सिटीज़ में जो आप पॉइंट आउट करना चाह रहे हैं कि क्या हम सीख रहे हैं या सिर्फ डिग्री ले रहे हैं, Absolutely. आप वही करना चाह रहे हैं ना? Absolutely. Not only that, for the kind and some of the things that are I really support all the things that are happening at a central level. But I think we should give more respect to merit. We should give more respect to engineers and designers. In fact, we don't have a design mindset at all. Which, if you think, when China started developing, they started copying, but then they started innovating. They started doing things on their own. I think India needs a lot more engineers and designers, real designers, and not just on paper. So I would say that we should take this as an example of what happened, and while a small portion is trying to do, I think a lot more people should try and really go to the foundational way of designing, to thinking how can I create products that the world is ready to stand up and note. And to add to what Mr. just mentioned about that India needs more designers and developers, we have talent, we have pool, and I think government is taking right initiatives to support and funds and build infrastructure. In few years we'll have a great infrastructure, great platforms here also. So whatever talent we lose out, I think they'll be retained here. That will impact a lot, I think. बिल्कुल, जो भी आपने जितना कुछ बताया कि वो सारे एक एक पॉइंट को आपने जो मेंशन किया है, आई थिंक वो एकदम प्रॉपर है, और जो आपने गलगोटिया को लेकर के भी कहा कि हम इसको एक एग्जाम्पल के तौर पे ले सकते हैं, क्योंकि आगे चल के हमें क्या करना है, क्या हमें सिर्फ डिग्रियां बांटनी है या हमें रियल इंजीनियर्स चाहिए, क्योंकि हम ग्लोबल लेवल पर लीड कर रहे हैं। एआई हमारे भारत में हो रहा है, दुनिया भर के लीडर्स, सीईओज हमारे देश में आ रहे हैं, तो वी आर लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, और इस टाइम पर ऐसा कुछ होना हिला देता है, लेकिन रियलिटी है। आगे क्या आता है गलगोटिया को लेकर के देखते हैं, वो देखने वाली बात होगी। लेकिन अभी जिस तरह से इन्होंने भी कहा कि शुगर कोटिंग इज़ नॉट अ गुड थिंग, लेकिन अगर आपसे कुछ गलती हुई है तो आपको मान लेना चाहिए। तो आपसे बस लास्ट फाइनल सवाल ये है कि क्या लगता है आपको कि वो अकेले प्रोफेसर जिम्मेदार थे या यूनिवर्सिटी, या आप इसको अच्छी तरह से हैंडल कर सकते थे, केवल मिसकम्युनिकेशन? वो जो रिप्रेजेंट कर रही थी वो अकेले जिम्मेवार तो नहीं है, बिकॉज शी वाज जस्ट हेयर ऑन द बूथ। वो डेफिनेटली उन्होंने बोला भी कि वो कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट से हैं, सो जिसका भी आइडिया इनोवेशन था, जिसको भी बूथ प्लान करना था, दे शुड हैव इन्वेस्टेड अ राइट टाइम, वुड हैव डन थिंग्स डिफरेंटली, क्योंकि प्रेजेंट कोई कर रहा है, लेकिन ये जो भी प्रोजेक्ट प्लान हुआ होगा पीछे से, जितने भी हफ्तों या महीनों की मेहनत की होगी, वो शुरू से उनको थोड़ा ना प्लान करके इसको करना चाहिए था। तो कंसिडर कि बहुत बड़े प्लेटफॉर्म पे जाने वाला है, वी शुड बी मेकिंग दैट मिस्टेक। मैंने ये भी सुना है कि उसमें जो उन्होंने रोबोट दिखाया था उसमें चाइनीज़ लोगो तक लगा हुआ था, तो वो नहीं होना चाहिए था। अगर आपको प्रोडक्ट यूज़ करना, या फिर आप जो भी प्रेजेंट कर रहे थे वो बता पाते हैं कि वी प्रोक्योर्ड दिस प्रोडक्ट, बट हमने इसमें इस तरीके के एनहांसमेंट्स किए हैं, ये रॉ मशीन थी या हमने इसमें कुछ इस तरीके के कस्टमाइजेशन किए। सो आई थिंक द प्रेजेंटेशन एंड द प्लानिंग
and execution was not completely done in a right way. लैक ऑफ कम्युनिकेशन, लैक ऑफ कम्युनिकेशन इंटरनली उनका जो भी था, जिसने भी बनाया, जिसने भी भेजा उनको बताने के लिए, वहाँ सब गैप्स थे. उनको ना ये उम्मीद नहीं होगी ना कि इतना ज़्यादा ये खिंच जाएगा मामला या क्या चलेगा. जिस तरीके से अब हमने गलगोटिया यूनिवर्सिटी में बात कर ली, लेकिन बात वही है कि जो हुआ गलगोटिया यूनिवर्सिटी के साथ या जो एग्ज़ाम्पल हुआ सही नहीं था, क्योंकि जो हम एग्ज़ाम्पल सेट कर रहे हैं डायरेक्टली वो उस पर जाता है. लेकिन आपने देखा होगा कि हम लोग टेक वर्ल्ड से बाहर आ चुके हैं. मन नहीं कर रहा मेरा यहाँ से जाने का, क्योंकि इतना मज़ा आता है कि टेक के साथ जो मेरी मशीनों के साथ जो वार्तालाप होती है, जो मज़ेदार चीज़ें होती हैं, मज़ा आता है. आई एन्जॉयड मशीन्स. लेकिन क्या करें, काम है, जाना पड़ेगा. लेकिन चलिए, आज के टेक वर्ल्ड में इतना ही. आप हमें बताइएगा कैसा लगा. कैमरामैन लक्ष्मण के साथ तरुण, जनतंत्र टीवी, दिल्ली. और साथ ही साथ हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी